हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सो आर्टेरियो में आर्टेरियोल्स का मतलब होता है आर्टरी और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। दैट मीन्स हार्डनिंग ऑफ आर्टरी इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बेसिकली इसमें थिकनेस ऑफ आर्टरी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी कम हो जाती है और कैल्सिफिकेशन हो जाता है आर्टरी में। बेसिकली कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना। बेसिकली ये सेनाइल एज का डिसीज है, दैट मीन्स ओल्ड एज का डिसीज है, जिसमें हमारे आर्टरीज के अंदर का जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज से। इलास्टिक टिश्यूज इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है आर्टरी को। दैट मीन्स अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है या कुछ सडन इन्फोर्समेंट हुआ ब्लड का हमारे वेसल के ऊपर, तो वो इनलार्ज होके उस प्रेशर को डाउनग्रेड कर देगी, कम कर देगी, सह लेगी। लेकिन अगर वही इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो क्या होगा, सडन अगर प्रेशर पड़ता है तो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म हो गई, वो हार्डेंड है। अगर सडन फोर्स पड़ेगा वो टूट जाएगा। दिस इज द बेसिक फिनोमेना। तो आइए अब हम जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के। बेसिकली ये हमारे आर्टरी का जो मिड लेयर है, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, उसको इन्वॉल्व करता है। जैसा कि हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में पढ़ा था कि वो इंटिमा के अंदर फैट डिपोजिशन होने की वजह से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो इसमें ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, उनमें जो इलास्टिक टिश्यूज होता है उनको रिप्लेस होकर फाइब्रस टिश्यूज वहाँ बन जाएंगे और उस वजह से वहाँ हार्डनिंग शुरू हो जाती है। वहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू होगा जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। और ये इनिशियल स्टेज पे होता है। अगर ये और भी ज़्यादा सीवियर होता है तो ये ट्यूनिका मीडिया से ट्यूनिका इंटरना में भी जाएगा। इसका मतलब ये कि ये अब लेटर स्टेजेस में जाके ट्यूनिका इंटरना को भी इन्वॉल्व करेगा। इसमें क्या होगा, लॉस्ट ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस। एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझेंगे। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना, पेरिफेरल का मतलब पेरीफेरी। यहाँ पे ये आर्टरी के पेरीफेरी की बात हो रही है, तो पेरीफेरी का इंक्रीज हो जाना क्या, वेस्कुलर रेसिस्टेंस। यानी कि ये हमारा जो वेस्कुलर है, जो वेसल है, इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाना। जो ब्लड हम फ्लो कर रहे थे इसके अंदर से, वो ब्लड जा रहा है नॉर्मली, सडन कुछ फ्लक्चुएशन हुआ हमारे ब्लड के प्रेशर में, तो क्या करता था, नॉर्मली इलास्टिक जो वेसल होता था वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होके उस चीज को वो एडजस्ट कर लेता था, उस प्रेशर को एक्सपैंड होके सह लेता था। लेकिन अब क्या हो गया, फेब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो गया, अब ये हार्ड हो गया। हार्ड होने की वजह से जब ब्लड इधर से फ्लो कर रहा है, कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि अगर बीपी सडन कुछ बढ़ गया किसी वजह से, तो क्या होगा, सडन शॉक लग जाना या फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रिलीज होने की वजह से जो सडन इंक्रीज इन बीपी आता है, उस चीज को ये झेल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ गया हुआ है। का मतलब कि जो ब्लड इस पे प्रेशर लगाता था, ये सह लेता था एक्सपैंड होके, अब ये नहीं कर पा रहा। अब वो ये रिटर्न प्रेशर, और ये रेसिस्ट करेगा उस प्रेशर को, इसका पेरिफेरी उस प्रेशर को रेसिस्ट करेगा और फिर रप्चर की तरफ ये जाएगा। अब जानते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। बेसिकली ये डिपेंड करता है साइट के ऊपर कि कौन सा साइट है जहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है। ओके, अगर वो सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, तो क्या होगा, पहले एंजाइनी पेन होगा। ओके, एंजाइना होगा, उस वजह से इश्चीमिया होगा और इश्चीमिया लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर ये कोरोनरी आर्टरी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है तो। ठीक है, कंडीशन वन। सेकंड कंडीशन में अगर ये कैरोटिड आर्टरी में होता है तो ये ब्रेन में इश्चीमिया कॉज करेगा। और ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस पार्ट में इश्चीमिया कॉज करता है, उस पर डिपेंड करता है कि डैमेज कितना होगा, बॉडी के किस फंक्शन का लॉस होगा, या ब्रेन के किस पार्ट में हेमरेज होगा। अगर पेरिफेरल आर्टरी के अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा तो वो इन्वॉल्व करेगा मेनली किन किन आर्टरीज को, जैसे समझ लीजिए पोपिटियल आर्टरी हो गया, इलियक आर्टरी हो गया। इन सब आर्टरीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा एट द पेरीफेरीज। यानी कि हमारे लेग्स में कहा जाए क्या होगा, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो सकता है। आइए अब जानते हैं फ्यू ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो जो कॉज कर सकते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इंक्रीजिंग एज की वजह से, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि सेनाइल एज में, यानी कि इंक्रीजिंग एज की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से,
फैमिलियल हिस्ट्री अगर पुरानी कुछ है उसकी वजह से, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, टाइप ए पर्सनैलिटी की वजह से हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकता है। ये सब कुछ रीजन है जिस वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, खान पान रहन सहन कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसका डेली फिजिकल एक्सरसाइज कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका वेट मॉनिटरिंग रखना कितना है, उसके लिपिड प्रोफाइल को चेक करना, उसका लिपिड कितना चल रहा है, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जैसे एमआरए हो गया, सीटी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, डॉपलर हो गया, ये सब कुछ चेकअप्स है। अब आइए देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है आर्टरी स्क्लोसिस के, क्योंकि आर्टरी इसमें स्क्लोसिस हुआ है तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर डूबेगा ये, जैसे रप्चर हो जाना, हेमरेज होना, थ्रोम्बोसिस होना, एम्बोलिज्म होना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होना, इरिथमिया होना, स्ट्रोक होना, कोमा में पेशेंट का चला जाना, गैंग्रीन हो जाना, हेपाटिक इन्फेक्शन हो जाना, स्प्लेनिक इन्फेक्शन हो जाना, नेफ्रोस्क्लोरोसिस हो जाना। फॉर फर्दर दिस काइंड ऑफ वीडियोस या फिर जो टर्म्स इसके अंदर हमने यूज़ किया है जैसे थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को चेक करें। उसमें मैंने हर एक टॉपिक पे अलग अलग एक वीडियो बनाया हुआ है जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन अ बेटर वे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।